Hey everyone, welcome back to on your YouTube channel that is Prabhavi Competition Hub and I am your educator शकुंतला गर्ग। हमने जो हमारा यूपीएससी पीएफओ का फ्री कोर्स लॉन्च किया हुआ है उसके अंदर जो अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन है आपके जनरल प्रिंसिपल एंड ऑडिटिंग वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। तो इससे पहले जो है आपकी वीडियोस अपलोड हो चुकी है उसे चैनल पर जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो देखिए ये क्या होता है, हमने जो पीछे के चैप्टर्स किए थे उसके अंदर सब्सिडरी बुक्स और ये सब जो है हमने पूरा डिटेल में कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं हमारा ट्रायल बैलेंस। तो देखिए जो पीछे जो चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने ये देखा कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या कहते थे कि हर डेबिट जो होगा वो आपके क्रेडिट के इक्वल होगा। इसका मतलब डेबिट का जितना पोर्शन है सम है वो सारा आपका क्रेडिट के पोर्शन के इक्वल होगा। ठीक है, और इसी के बेस पे हम लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं और हम ये मानते हैं कि लेजर के अंदर आपका जो भी आपका अकाउंट है अमाउंट है वो सब एक्यूरेट है, सही है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होती है, सबसे पहले ये देखिए ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर का नाम है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक टूल है, एक इक्विपमेंट है किस चीज़ का, वेरीफाई करने का करेक्टनेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसका मतलब इससे पहले हम जो जर्नल में एंट्रीज करके आए और जर्नल से फिर हमने पोस्ट की लेजर के अंदर, तो लेजर के अंदर जो डेबिट अमाउंट और जो क्रेडिट अमाउंट जो थी आपकी उनकी करेक्टनेस वेरीफाई करने के लिए कि भाई वो सही भी है या नहीं है, वो चीज़ चेक करने के लिए आपके ट्रायल बैलेंस जो है वो हेल्प करती है, वो एक टूल का काम करती है ये वेरीफाई करने के लिए कि जो डेबिट और जो क्रेडिट अमाउंट है वो आपकी करेक्ट है या नहीं है। ये एक अर्थमेटिकल चेक होता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो कि वेरीफाई करता है हर ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी एक्यूरेट तरीके से रिकॉर्ड की जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होगी, और अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा तो वो किस वजह से नहीं हो रहा, उसमें क्या एरर आ रहे हैं और एरर कितनी तरह के होते हैं और उन एरर्स को कैसे दूर किया जाए, ये सब हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रायल बैलेंस से शुरू करते हैं कि मीनिंग क्या है ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है, क्या है, एक स्टेटमेंट जो कि ये दिखाती है कि बैलेंसेस जो है वो आपके क्या है, और डेबिट और क्रेडिट का टोटल of all the account in the ledger with the view to verify the arithmetical accuracy of posting into the ledger account। इसने क्या कहा, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो कि आपको बैलेंस शो करती है, डेबिट और क्रेडिट की जो टोटल है अमाउंट जो टोटल है उनको शो करती है, लेजर के सभी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के टोटल को शो करती है, उसके बैलेंसेस को शो करती है, ताकि क्या किया जा सके, उनकी एक्यूरेसी को वेरीफाई किया जा सके जब भी हम उसे लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ओके, तो ये आपकी क्या है, ट्रायल बैलेंस। तो देखिए ट्रायल बैलेंस जो है वो आपकी फाइनल पोजीशन जो है सभी अकाउंट्स की फाइनल पोजीशन के बारे में बताती है और आपकी फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। फाइनल स्टेटमेंट क्या होती है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको कहा था कि हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसके अंदर P&L, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस के बारे में जो है पता चलता है। और जबकि बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, बैलेंस शीट हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो ये जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ये फाइनल अकाउंट जो है ये आपके ट्रायल बैलेंस के बेस पर बनाए जाते हैं। किसके बेस पर बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर। और ट्रायल बैलेंस के बेस पर क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके जितने भी लेजर अकाउंट हमने बनाए उन सबका आपका जो है टोटल अमाउंट लिखी होती है, तो डायरेक्ट वहीं से हम अमाउंट उठा के आपके फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं, हमें लेजर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज अगर हम लेजर से बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और उसके अंदर एरर भी रहेंगे। तो वो सबसे पहले फाइनल अकाउंट पहले बनाने से पहले जो लेजर के अमाउंट है उनको आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस में लिखते हो, और उनके अंदर अगर कोई भी एरर है तो आप उनको दूर करते हो, उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रायल बैलेंस जो है आपकी वो आपके डेबिट और क्रेडिट साइड जो है लेजर अकाउंट के सभी
लेजर के अंदर सभी अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट अमाउंट जो है उन सब की एक्यूरेसी को चेक करती है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो यूजुअली प्रिपेयर्ड की जाती है किससे, वो अकाउंट के बैलेंसेस से प्रिपेयर की जाती है। अकाउंट के बैलेंसेस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने सेल्स अकाउंट बनाया, तो सेल्स अकाउंट के टोटल क्या बना, आपका जो बैलेंस आया था, आपने कोई कैरी फॉरवर्ड किया, क्लोजिंग बैलेंस है या कुछ भी है, वो आपका क्या आया है, एट द एंड आपका बैलेंस क्या है, और जो डेबिट अमाउंट और है, वो जो आपकी क्रेडिट अमाउंट है वो क्या आई है। तो ये जो बैलेंसेस आपके से उसके अकाउंट्स के, उनसे आपके ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है, तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बहुत इजी होता है। ट्रायल बैलेंस ऑफ जिस भी आप कंपनी की बना रहे हो वो, ठीक है। एज ओन, यहाँ देखिए एज ओन, एक होता है एज ओन लिखा होता है, और एक लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड। जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं ना, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो उसके नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है एज ऑन, और वही ट्रायल बैलेंस के नीचे एज ऑन लिखा होता है। एज ऑन का मतलब क्या है कि ये मार्च 31 2014 तक की ट्रायल बैलेंस है, और फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ उस साल की है। ठीक है, तो अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं मार्च 31 2014 तक की, तो यहाँ पर अकाउंट टाइटल होता है। अकाउंट टाइटल का मतलब क्या है, जैसे मैंने डाल दिया सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये आ रहा है जी, क्रेडिट बैलेंस ये आ रहा है। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का डेबिट ये आ रहा है, क्रेडिट ये आ रहा है। सेल्स रिटर्न का डेबिट ये आ रहा है, क्रेडिट ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपकी आती है। तो ये आपका जो है ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, इजी सा है। अकाउंट टाइटल, देन लेजर फोलियो, फिर डेबिट बैलेंस और फिर क्रेडिट बैलेंस और नीचे टोटल। ठीक है, तो जो ट्रायल बैलेंस होती है वो नॉर्मली आपकी अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है आप एंड में ही करो, आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसे मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी बना सकते हो, हाफ ईयरली भी बना सकते हो, या एनुअली भी बना सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरह से आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेजर के सभी बैलेंसेस को असरटेन करेंगे, निश्चित करेंगे, चेक करेंगे कि लेजर के सभी अकाउंट के बैलेंसेस को फाइनल करेंगे कि ये सब अकाउंट के बैलेंसेस हैं। बैलेंस पता होंगे तभी तो हम जाके ट्रायल बैलेंस बनाने की सोच सकते हैं ना। फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट ईच अकाउंट एंड प्लेस इट्स बैलेंस इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम एज द केस में बी। हम हर एक अकाउंट को की लिस्ट तैयार करेंगे और उसके जो बैलेंसेस जो है उनको डेबिट और क्रेडिट कॉलम में अरेंज करेंगे, जैसे भी जो कोई केस बनता है। आगे देखिए, अगर किसी अकाउंट का जीरो बैलेंस है तो उसे आप ट्रायल बैलेंस के अंदर जीरो के साथ ही कॉलम के अंदर लिखेंगे उसके नॉर्मल बैलेंस के लिए। ओके, फिर हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे डेबिट बैलेंस कॉलम के टोटल को, फिर क्रेडिट बैलेंस के टोटल को कंप्यूट करेंगे। कहने का मतलब देखो क्या है, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो लेजर अकाउंट, ये जितने भी आपके अकाउंट हैं उन सबके बैलेंसेस निकाल दिया। उसके बाद में आप क्या करोगे, उन सबको यहाँ पर लिस्ट कर लोगे, यहाँ पर लिख लोगे, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, उनका डेबिट बैलेंस लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस लिख लिया, इस तरह से आप ये सारी रिकॉर्ड कर दोगे। उसके बाद में आप डेबिट का टोटल निकालोगे और आप क्रेडिट का टोटल निकालोगे। फिर आप चेक करोगे कि जो डेबिट बैलेंस का जो सम है जो वो इक्वल है आपके क्रेडिट बैलेंस के सम के। अगर वो इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एरर है आपके इसके अंदर। तो इसीलिए हमें जो सभी अकाउंट के बैलेंसेस की जो करेक्टनेस है उसे चेक करनी चाहिए, और हम उसको फिर चेक करते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि सभी एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड रिसीवेबल अकाउंट जो होंगे उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये चीज़ तो आपको पता होगी, पहले भी बता चुकी हूँ। एसेट्स, एक्सपेंसेस, रिसीवेबल्स, ये सब जो है इनका डेबिट बैलेंस होता है, जबकि लाइबिलिटीज, रिवेन्यू, पेबल्स, इन सब का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये थे आपके स्टेप्स इस चीज़ के ट्रायल बैलेंस बनाने के, बहुत ईजी से स्टेप है। ठीक है,
दोबारा रिपीट कर देती हूँ। स्टेप क्या है, सबसे पहले लेजर अकाउंट के बैलेंसेस चेक कर लो, उसके बाद में फिर जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है उनमें उन सबको नोट कर दो, बाद में उन सबका टोटल कर लो। अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इसमें कोई ना कोई एरर है, तो फिर हमें वो एरर फाइंड आउट करना होता है। आगे आएगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के, किस पर्पस के लिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। तो सबसे पहले तो वही बात, क्या हम लेजर के अकाउंट्स जो है उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, उसका मेन पर्पस क्या होता है, लेजर अकाउंट के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी लेजर अकाउंट्स के चेक करने के लिए। फिर और क्या पर्पस होता है, एरर्स कोई है तो उसको लोकेट करने के लिए हेल्प करती है। ये हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है, आपकी पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, याद रखना, पी एंड एल अकाउंट क्या निकालने में मदद करता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। और बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलती है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह से ये आपका एक तरह से इन्होंने एक एग्जांपल के वे में ट्रायल बैलेंस दे रखी है। देखो यहाँ पर आपका अकाउंट टाइटल हो गया, यहाँ लेजर फोलियो, यहाँ डेबिट बैलेंस और यहाँ क्रेडिट बैलेंस। तो अब देखो किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है या किसका क्रेडिट होता है। हमने पहले भी बात की थी, कैपिटल। कैपिटल आपकी क्या होती है, क्रेडिट साइड आती है ना, तो इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, डेटर्स बीआर, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सब डेबिट। परचेज कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड, ये सब डेबिट। अब आती है सेल्स। सेल्स आपकी क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन वही सेल्स रिटर्न का आपका डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन परचेज का डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, इंटरेस्ट पे डेबिट, कमीशन डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड किया है तो क्रेडिट में, सैलरी डेबिट, लॉन्ग टर्म, यस, लॉन्ग टर्म लोन, लोन है तो क्रेडिट, बिल्स पेबल है तो क्रेडिट, क्रेडिटर्स है वो भी क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से आपको एडवांस मिला है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिल गया अक्रूड इनकम हो गई आपकी, क्या हो गई, अक्रूड इनकम हो गई। तो अक्रूड इनकम जो है वो आपकी क्या होएगी, वो आपकी लाइबिलिटी साइड जाएगी, और ये आपकी ड्राइंग हो गई। ठीक है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस। तो ये आपका था पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब बात आती है इसका ऑब्जेक्टिव की। हमने जो बात की तो ऑब्जेक्टिव को इन्होंने थोड़ा डिफाइन किया है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, टू असरटेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, की हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ताकि हम लेजर अकाउंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकें। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने का जो पर्पज जो होता है वो बेसिकली यही है कि आप असरटेन करते हो कि क्या सभी डेबिट और क्रेडिट जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं लेजर के अंदर या नहीं किए गए, और सभी अकाउंट जो है वो करेक्टली बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो जब टोटल जो है सभी डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का वो इक्वल होगा तो ये मान लिया जाता है कि पोस्टिंग या जो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट जो है वो आपके बिल्कुल अर्थमेटिकली करेक्ट है। लेकिन हाँ, जो ट्रायल बैलेंस जो होती है वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती है एक्यूरेसी का। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये है कि ये 100% आपको जो है एक प्रूफ नहीं देते कि यस हमने कह दिया तो आपके जो अकाउंट्स है वो एक्यूरेट ही होंगे, इसमें कोई एरर नहीं होगा। ये सिर्फ इतना हमें इंश्योर कर देती है, इतनी हमें एक मतलब दिलासा दे देती है कि सारे डेबिट जो होंगे ना एंड जितने भी कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट है उसके रिगार्डिंग, उनको प्रॉपरली लेजर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया गया है बस। लेकिन ये आपको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देगी कि ये जो है ये बिल्कुल 101% करेक्ट है। और ये क्यों नहीं देगी ये हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एरर की वजह से हमें पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट आता है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर। ट्रायल बैलेंस जो है वो आपके एरर्स को लोकेट करने में हेल्प करती है। कैसे, देखो हमने पहले ही बात की कि जब आपके डेबिट एंड क्रेडिट अगर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर आपके एरर है। ट्रायल बैलेंस में आपके क्या आ गया, एरर आ गया। तो हमें पता है, अब बात आती है कि जो एरर जो है ना वो
अकाउंटिंग प्रोसेस में किसी भी स्टेज पर जो है वो अराइज हो सकता है आपका एरर। अकाउंटिंग प्रोसेस की किसी भी स्टेज पर ऑकर हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले हो सकता है टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। हो सकता है जब आपने सब्सिडरी बुक्स का टोटल किया उसी टाइम पर आपने कोई गलती कर दी, या आपने जो है जब लेजर में आप जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर रहे थे उस टाइम पर आपने जो है गलत पोस्ट कर दी उसको, या आपने कैलकुलेटिंग अकाउंट बैलेंसेस, अकाउंट के बैलेंसेस की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपने क्या किया, कैरिंग अकाउंट बैलेंसेस टू द ट्रायल बैलेंस, कि आप जो है अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ले गए उस टाइम पर आपने कोई गड़बड़ कर दी, या जब आपने ट्रायल बैलेंस के कॉलम्स का टोटल किया उस टाइम पर गड़बड़ कर दी। मतलब आप 5 जगह पर जो है आप अकाउंटिंग प्रोसेस में मिस्टेक कर सकते हो, एरर आ सकता है। सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स की टोटल करने में। सब्सिडरी बुक्स आपकी कौन सी थी जरा बताना एक बारी। सब्सिडरी बुक्स हमारी कौन सी थी, और एक सेकेंड, यस, तो हमारी सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, है ना, यही थी ना आपकी सारी। हाँ, तो अगर हो सकता है आपने उनकी ही टोटल में गलती कर दी, उनकी टोटल में गलती कर दी तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, गलत रिकॉर्ड करोगे। या फिर आपने जब लेजर में जर्नल एंट्री पोस्ट कर रहे थे उस टाइम पर कोई गड़बड़ हो गई, या अकाउंट के बैलेंसेस का कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो गई, या फिर आप जो है जब अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लेकर गए उस टाइम पर कहीं मिस्टेक हुई, या फिर ट्रायल बैलेंस कॉलम के टोटल करने में मिस्टेक हुई। तो अब आगे देखिए, ये भी ध्यान रखना है कि जो अकाउंटिंग एक्यूरेसी जो है वो इंश्योर नहीं करती कि टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का इक्वल ही रहेगा, क्योंकि कुछ एरर जो है वो डेबिट और क्रेडिट की इक्वलिटी को अफेक्ट ही नहीं करते। क्या नहीं करते, उनकी डेबिट और क्रेडिट को इफेक्ट ही नहीं करते। जैसे कि जैसे मान लो कोई बुक कीपर है, ठीक है, उसने क्या किया, एक करेक्ट अमाउंट जो है वो गलत अकाउंट में डाल दी। मतलब 70 रुपये आपने जो है डालने थे डेबिट में, और वो 70 रुपये डेबिट में ही डाल दिए, लेकिन पहले आपने राम के नाम से डालने थे और बाद में वो आपने उसको श्याम के नाम से डाल दिए। ठीक है, तो जब भी वो जर्नल एंट्री कर रहा था और जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट कर रहा था उस वजह से, तो अब जो एरर जो है उससे क्या हुआ, इससे 2 अकाउंट जो है उसका इनकरेक्ट बैलेंस आएगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है वो आपकी टैली फिर भी कर जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई अमाउंट तो सही है और हमें अमाउंट से मतलब है, हमें अकाउंट तो हम इसमें देखते ही नहीं। समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया आपका कि अकाउंटिंग एक्यूरेसी जो है ये जरूरी नहीं है। अगर आपने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपका इक्वल आ गया तो वो फिर भी आपका सही है, गड़बड़ आपकी कहीं भी हो सकती है। ओके, तो अनदर एरर जो है वो कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपने इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो इनकरेक्ट अमाउंट कर दी, तो इस दिस एरर वुड गिव द टू अकाउंट इनकरेक्ट बैलेंसेस बट वुड नॉट क्रिएट अनइक्वल डेबिट एंड क्रेडिट। अब मान लीजिए दूसरा एरर हो सकता है कि आपने क्या किया, रिकॉर्ड की इक्वली डेबिट और क्रेडिट एक इनकरेक्ट अमाउंट। मतलब मान लीजिए आपने डेबिट में 70 रुपये गलती से डाल दिए और वही क्रेडिट में भी आपसे जो है गलती से 70 रुपये कहीं ना कहीं से हो गए। तो अब ये क्या है, ये दोनों आपके, आपने तो गलत डाल दिए लेकिन ये दोनों क्या है, जब आप टोटल करोगे उसके या कुछ भी करोगे तो ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका डेबिट हमेशा इक्वल आएगा क्रेडिट के। क्यों, क्योंकि वो टैली कर रही है दोनों ही, दो चीजें का यहाँ पे चेंज होने की वजह से दोनों ही आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका बिल्कुल 101% एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं देगी। However, equal totals do suggest that several type of error probably have not occurred. लेकिन मतलब अगर इक्वल टोटल आ गया अगर, तो इससे ये हो जाएगा कि कई तरह के एरर जो हो सकता है वो ना हुए हो। ओके, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि ये हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो कंसीडर की जाती है कनेक्टिंग लिंक के रूप में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अवेबिलिटी ऑफ अ टैली ट्रायल बैलेंस, देखो अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस है जो कि टैली की हुई है तो वो पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जितने भी रिवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट जो आपके ट्रायल बैलेंस में होंगे उनको हम डायरेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, और जितनी भी लाइबिलिटी कैपिटल एंड एसेट्स अकाउंट होंगे उनको हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो हम डायरेक्ट उसको ट्रायल बैलेंस से डाल देते हैं, इसीलिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, और इसके बारे में हम चैप्टर 9 या 10 में पढ़ेंगे। अब बात आती है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कैसे कैसे कर सकते हो, किस किस मेथड के थ्रू
जो है थ्रू आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के 3 मेथड होते हैं आपके, टोटल्स मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड, कि आप 3 तरीके से क्या कर सकते हो, अपने ट्रायल बैलेंस को बना सकते हो। तो सबसे पहले आपका आता है टोटल मेथड। तो टोटल मेथड के अंदर आपने क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है। इस मेथड के अंदर आप जो है लेजर के हर साइड का टोटल करोगे अलग अलग, ठीक है। क्या बोला, इसमें आप टोटल ऑफ ईच साइड इन द लेजर, लेजर के ईच साइड जो है आप टोटल करोगे, उसको अलग अलग टोटल करके आप उसको ट्रायल बैलेंस में रिस्पेक्टिव कॉलम में दिखाएंगे। फिर जो टोटल होगा डेबिट कॉलम का ट्रायल बैलेंस के, वो आपका एग्री होना चाहिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम के साथ, क्योंकि जो अकाउंट है वो आपके डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है ना, तो डेबिट आपका क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। और तो ये आपका टोटल मेथड हो गया। तो टोटल मेथड में क्या किया, सिर्फ लेजर के अकाउंट्स जो है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मार दिया अलग अलग, और उनको फिर जो है आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया, और ट्रायल बैलेंस में फिर आपने डेबिट और क्रेडिट को टोटल कर दिया, दैट्स इट। लेकिन ये मेथड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो आपका आता है दैट इज बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है आपका। इस मेथड के अंदर आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय शोइंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड देन टोटलिंग अप द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू एश्योर देयर करेक्टनेस। आप क्या करोगे कि जो लेजर अकाउंट के जितने भी बैलेंसेस बचे हैं ना, ठीक है, आप उनको दिखाओगे, और फिर आप डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो होगा ट्रायल बैलेंस का, उसका टोटल करोगे उनकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर नॉर्मली क्या है, इन प्लेस ऑफ बैलेंसिंग एन इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ द डेटर, हम डेटर के इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंस करने की जगह पर हम क्या कर देते हैं, सन्ड्री डेटर डाल देते हैं। हम अकेला डेटर अगर है, उसके इंडिविजुअल अकाउंट को बैलेंस करने की जगह पर सन्ड्री डेटर डाल देते हैं, क्योंकि सन्ड्री डेटर के अंदर आपके बिल्स रिसीवेबल भी आ जाते हैं और ट्रेड रिसीवेबल भी आ जाते हैं। याद रखेंगे सन्ड्री डेटर के अंदर कौन कौन आता है, आपके ट्रेड रिसीवेबल एंड बिल रिसीवेबल, और वहीं हम क्रेडिटर की जगह सन्ड्री क्रेडिटर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टोटल कम बैलेंस मेथड। तो ये मेथड आपका कॉम्बिनेशन है किसका, टोटल मेथड का और बैलेंस मेथड का। इस मेथड के अंदर आप क्या करते हो, 4 कॉलम जो है अमाउंट के लिए बनाओगे, 2 कॉलम तो आप उसमें लिखोगे डेबिट, और 2 कॉलम्स के अंदर आप लिखोगे क्रेडिट, अलग अलग अकाउंट्स का, ठीक है। मतलब क्या है, देखो 2 कॉलम तो आपके होंगे डेबिट और क्रेडिट लिखने के लिए अलग अलग अकाउंट्स के टोटल का, एंड 2 कॉलम होंगे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस लिखने के लिए। मतलब क्या होगा, इसमें टोटल 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। इस तरह से आप जो है 4 कॉलम बनाओगे। तो इन 4 कॉलम के अंदर पहले जो ये जो 2 कॉलम होंगे, इनमें तो आप क्या करोगे, अकाउंट्स के जो टोटल है उनका डेबिट क्रेडिट लिखोगे, और फिर नेक्स्ट 2 कॉलम में अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है, जो लास्ट में बैलेंस बचता है ना, ठीक है, उसको डेबिट और क्रेडिट करोगे, डेबिट अमाउंट को इधर, क्रेडिट अमाउंट को इधर, ओके। तो इस तरह से जो है आप इसमें 4 कॉलम बनाओगे, तो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली ये मेथड, और फिर बाद में सबका टोटल कर दोगे। तो ये मेथड जो है ये प्रैक्टिस में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, और कोई भी हार्डली ये कोई हेल्प करता है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, एडिशनल पर्पज़ के लिए। अब आप बोलोगे मैम ये अपने मेथड्स बता तो दिए, बट कहीं ना हमें तो डाउट हो रहा है, कुछ समझ सा नहीं आया। तो चलिए इसको समझ लेते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके, है ना, आपको समझाना तो जरूरी है। तो देखिए, मिस्टर रावत लेजर शो द फॉलोइंग अकाउंट फॉर हिज बिजनेस। मिस्टर रावत के लेजर्स नीचे दे रखे हैं, वो उसके बिजनेस के रिगार्डिंग अलग अलग अकाउंट्स दिखाते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस बनानी है इनको यूज करके तीनों मेथड से, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड है। तो यहाँ देखिए इसके रावत के अलग अलग लेजर अकाउंट दे रखे हैं, ये इसका कैपिटल अकाउंट हो गया, ये रावत के अंदर ही रोहन का अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये लेजर का राहुल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, वेज अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ से अब हमें क्या करनी है, तीनों मेथड से हमें बनानी है ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले मेथड जो आपका कौन सा आता है, आपका टोटल मेथड, है ना, टोटल मेथड ही है ना, यस टोटल मेथड। तो देखिए टोटल मेथड के हिसाब से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एज एट
मार्च 31 2014 यूजिंग टोटल मेथड। तो अब देखिए टोटल मेथड से हमारे पास सबसे पहले लेजर में क्या आता है आपका, सबसे पहला लेजर है आपका रावत की कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रावत के कैपिटल अकाउंट का टोटल कितना है आपका 60,000। तो देखिए चलते हैं नीचे, ये रहा रावत। ठीक है, ये रावत क्रेडिट होता है ये आपका कैपिटल अकाउंट, तो ये 60,000 आपके क्रेडिट में आ गया। टोटल देखना है अभी आपने, आगे देखिए। उसके बाद में आता है रोहन अकाउंट, रोहन का टोटल कितना है 60,000। ठीक है, मशीनरी का टोटल कितना है 20,000। तो देखिए रोहन, रोहन का टोटल आपका कितना जाएगा 60,000 जाएगा, ये भी आपका क्रेडिट में जाएगा। मशीनरी आपका 40,000 डेबिट में। ओके, अब आगे देखिए। राहुल अकाउंट 75,000, सेल्स अकाउंट 70,000। तो ये दोनों आपके राहुल और सेल्स दोनों आपके क्रेडिट साइड में जाएंगे, 70 और 75। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए सेल्स अकाउंट आपका 70,000 आ गया। राहुल का अकाउंट एक बार दोबारा चेक करते हैं, इससे पहले बाकी देख लीजिए। परचेज अकाउंट आपका 62,000, ये देखिए 62,000 हमारा डेबिट में चला गया। डेप्रिसिएशन जो है वो आपका 3,000 है डेबिट में, तो डेप्रिसिएशन 3,000 डेबिट में हो गया। वेज और कैश देख लेते हैं, वेजेस आपका 5,000 डेबिट, कैश आपका 1,00,000 डेबिट। तो देखिए वेजेस आपका 5,000 डेबिट और कैश आपका 1,00,000 डेबिट। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। सेल्स अकाउंट आपका कितना है 70,000, राहुल अकाउंट 75,000, अब राहुल अकाउंट देखिए पता कैसे चलेगा डेबिट में होगा क्रेडिट में, तो इसका स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो हमने देखिए डेबिट साइड में लिखा है, इट मीन्स ये आपका डेटर है। ठीक है, और वहीं अगर हम रोहन के अकाउंट की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने वो क्रेडिट साइड लिखा है, इट मीन्स ये आपका क्रेडिटर है। ठीक है, तो ये देखिए 70 यहाँ से और 75 यहाँ से आपके, तो इसमें डाल दिया आपने 70 और 75। तो ये सब आपका आ गया, यहाँ पे सबका टोटल हो गया ना। तो अब आप क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और ये आपका हो गया ट्रायल बैलेंस बन गई आपकी टोटल मेथड से। नेक्स्ट हमें बनानी है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस मेथड को यूज करके। बैलेंस मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो अब बैलेंसिंग फिगर्स जो आपको दे रखे थे उनका यूज करना है। तो देखिए बैलेंसिंग फिगर के अंदर चल लेते हैं, चलो परचेज से शुरू करते हैं लास्ट से। परचेज, परचेज का बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मतलब कितना होगा टोटल 62,000 ही होगा ना। तो परचेज का 62,000। डेप्रिसिएशन वेजेस और डेप्रिसिएशन और वेजेस, तो ये देखिए ये 3,000 और 5,000 ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद में बात आती है कैश की, कैश का बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं। ये देखिए कैश का बैलेंसिंग फिगर है आपका 43,000, तो कैश का में आ जाएगा आपका यहाँ पर 43,000। सेल्स का आपका कितना 70, राहुल 20, सेल्स 70 हो गया, राहुल का देखिए 20 हो गया। उसके बाद में मशीनरी 17, रोहन 20, मशीनरी 17, रोहन 20 और रावत का 60। तो ये आपका आ गया टोटल 1,50,000। ये आपने बैलेंस मेथड से बना दिया। और जब टोटल कम बैलेंस मेथड बनाना है तो ये देखिए यहाँ पे डेबिट का टोटल, यहाँ क्रेडिट का टोटल, फिर डेबिट के बैलेंस का टोटल और क्रेडिट के बैलेंस का टोटल, इन सबको एक साथ करके इनका टोटल कर देंगे। तो ये बन गया आपके ट्रायल बैलेंस तीनों मेथड को यूज करके। कौन कौन से, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल कम बैलेंस मेथड। ठीक है,
बेसिकली ये आएगी नहीं बनानी, आपको सिर्फ ये पूछे जा सकते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं बनाने के, ठीक है, या फिर कौन सी आइटम का बैलेंस डेबिट होता है, कौन सी आइटम का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है, या इन मेथड्स के बारे में ही पूछ लेंगे कि सपोज अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट का सिर्फ टोटल टोटल लिखना है तो वो कौन सा मेथड होता है, दैट इज टोटल मेथड। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये एक अकाउंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली होनी चाहिए। नॉर्मली जो टैली ट्रायल बैलेंस होती है उसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट है हर एक ट्रांजेक्शन्स की। यही हम कहते हैं ना कि अगर टैली हो रही है इसका मतलब दोनों की एंट्रीज जो है, दोनों के ट्रांजेक्शन्स जो है, दोनों में डेबिट और क्रेडिट साइड बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लेकिन हमने क्या बोला था कि एक टैली ट्रायल बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ही आपके अकाउंट में कहीं गलत ही नहीं है। ये सिर्फ आपको ये प्रूव करती है कि कुछ हद तक कि जो लेजर के अंदर जब आपने पोस्टिंग की तो वो आपने सही की, लेकिन ये गारंटी नहीं देती कि ये करेक्ट है। ओके, तो इसे यही बोला है कि अगर कोई भी एरर होगा ना, मतलब इसमें एरर हो सकता है जो कि डेबिट और क्रेडिट की इक्वलिटी को अफेक्ट करेगा, और एरर हो भी सकता है जो ना भी अफेक्ट करे। तो इसीलिए कुछ कॉमन एरर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं वो ध्यान से सुनिए, यहाँ से अब आपके एरर शुरू होने वाले हैं। तो कौन कौन से कॉमन एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं तो वो देखते हैं। तो देखिए पहला एरर कैसे हो सकता है जब आपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम को और क्रेडिट बैलेंस को टोटल किया तो उसमें आपने गलती कर दी। टोटल करने में गलतियां कर सकते हैं ना, तो एरर अराइज हो सकता है। या फिर हो सकता है आपने सब्सिडरी बुक्स के टोटल करने में गलती कर दी। सब्सिडरी बुक्स कौन सी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उनके टोटल में गलती कर दी, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स से ही तो फिर बाद में लेजर में पोस्टिंग होती है, और फिर ये लेजर के अकाउंट को हम आगे लेकर चलेंगे ट्रायल बैलेंस के लिए। तो अगर वहीं पे ही गलती हो गई तो फिर आगे तो गलत होना ही था। चलो मान लिया सब्सिडरी बुक्स भी सही कर दी। हो सकता है आपने जब टोटल जो है सब्सिडरी बुक्स का पोस्ट किया लेजर में उस टाइम पर गड़बड़ कर दी, है ना, हो सकता है ना। ठीक है, या फिर आपने क्या किया होगा कि जो अकाउंट के बैलेंसेस जो है ना उसको रोंग कॉलम में दिखा दिया होगा ट्रायल बैलेंस के, या फिर रोंग अमाउंट से दिखा दिया होगा। रोंग कॉलम में कैसे? जो चीज डेबिट करनी थी उसको तो क्रेडिट में कर दिया। ठीक है, या फिर आपने 50 रुपए डेबिट करने थे, 70 रुपए करके बैठ गए हो, तो क्या हो जाएगा? एरर तो आएगा ना। ठीक है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि आप जो है अकाउंट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शो करना ही भूल जाओ, कोई एंट्री आपसे मिस हो गई, तो एंट्री मिस हो जाएगी तो ट्रायल बैलेंस में तो गड़बड़ आएगी ना। ठीक है, या फिर आपने लेजर के अकाउंट के बैलेंसेस की कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। ठीक है, या फिर जब आपने एक जर्नल एंट्री को पोस्ट किया उस टाइम पर एरर आ गया। जर्नल एंट्री में हो सकता है कि आपने वो लेजर में ढंग से पोस्ट ना की हो, है ना, रॉन्ग अमाउंट से कर दी हो, या फिर रॉन्ग साइट से कर दी हो, या रॉन्ग अकाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, ह्यूमन है, एरर तो अराइज हो सकता है ना, हम इंसान गलतियां कर सकते हैं। या हो सकता है आपने एरर कर दिया जर्नल में, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम में कर दिया, एंट्री गलत कर दी शुरू में ही, मतलब जो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच की बात करते हैं वहीं से आपने गलत कर दिया, जर्नल एंट्री गलत कर दी, एंट्री रिवर्स कर दी, तो एरर तो आएगा ही आएगा। या फिर हो सकता है आपने जब ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया तो गलत नाम से कर दिया, या फिर गलत अमाउंट से कर दिया, तो गड़बड़ हो गई, तब भी एरर आएगा। तो ये कुछ एक रीजन है या कुछ एक वजह है जिनकी वजह से एरर अराइज हो सकता है, या ये कॉमन एरर जो है ये आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को हो सकता है अफेक्ट भी करे, हो सकता है ना भी अफेक्ट करे। ठीक है, तो अब बात आती है एरर्स को क्लासिफाई करना। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं कि एरर कितनी तरह के होते हैं, कितनी कैटेगरी में हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर एरर को क्लासिफाई किया जा सकता है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, या फिर कंपनसेटिंग एरर। कौन कौन से एरर हो सकते हैं? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ
प्रिंसिपल्स या फिर कंपनसेटिंग एरर। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एरर ऑफ कमीशन क्या है। तो एरर ऑफ कमीशन कैसे अराइज होता है, ये वो एरर है जो कि कमिट होता है ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये एरर तब अराइज होता है जब आपने ट्रांजेक्शन को गलत पोस्ट कर दिया हो, गलत टोटलिंग कर दी हो, या फिर अकाउंट्स का गलत बैलेंसिंग कर दिया हो, या हो सकता है रॉन्ग कास्टिंग कर दी हो सब्सिडरी बुक्स में, रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी हो अमाउंट की ओरिजिनल एंट्री की बुक में। अब आप बोलोगे ये सब क्या बोल गए मैडम, कुछ समझ नहीं आया। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने रिकॉर्डिंग में कोई गलती की है। एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है कि जब आपने रिकॉर्डिंग में, पोस्टिंग में, इन चीजों में गलती कर दी तो वो आपका कहलाता है एरर ऑफ कमीशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, राजहंस ट्रेडर्स जो है उसने 25,000 प्रीतपाल ट्रेडर्स जो है उसको पे किए, ठीक है। कैश बुक में आपने इसे बिल्कुल सही रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब लेजर में पोस्ट करने लगे तो आपने क्या किया, 25,000 की जगह आपने 2500 से उसे डेबिट कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, आपने अमाउंट गलत कर डाल दी ना। यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई, आपने अमाउंट गलत डाल दी, तो इससे क्या हुआ, एरर ऑफ कमीशन आ गया। क्या आ गया, इससे एरर ऑफ कमीशन आ गया, ठीक है। तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन क्या कहलाता है, जब आप रॉन्ग कास्टिंग कर देते हो या पोस्टिंग के टाइम पर आपने गलत अमाउंट या आपने गलत जगह पर पोस्ट कर दिया, गलत अकाउंट से कर दिया, टोटलिंग गलत कर दी, मतलब नंबर्स में आपने गड़बड़ कर दी, तो वो आपका कहलाता है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। ओमिशन का मतलब ही क्या है, भूल जाना। तो ऑब्वियस सी बात है, एरर ऑफ ओमिशन क्या होगा कि जब आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे भूल ही गए हो कोई चीज पोस्ट करना, मतलब ये कमिटेड होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, या फिर आप पोस्ट करते हो जब लेजर में, तब ये अराइज होता है। सबसे पहले तो ये अराइज कब होता है, at the time of recording or recording the transaction in original entry। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है हमारी, जर्नल। एंड प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री कौन सी है आपकी, लेजर। या फिर आप जब लेजर में पोस्ट कर रहे थे उस टाइम पर आपने गड़बड़ कर दी। तो ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन या एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। मतलब एक तो आप पूरी तरह से ही भूल गए, एक आप क्या है, आप पार्शियल ओमिशन, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको याद था और थोड़ा थोड़ा भूल गए। तो देखिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन आप पूरी तरह से भूल जाते हो रिकॉर्ड करने से, तो ये एरर होता है कंप्लीट ओमिशन का। जैसे कि मान लीजिए आपने क्रेडिट में मोहन को 10,000 में कोई गुड्स बेची और वो आप सेल्स बुक में एंटर करना ही भूल गए, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट ओमिशन का केस हो गया। वही पार्शियल ओमिशन क्या होता है, जब आप ट्रांजेक्शन को पार्टली ओमिट कर देते हो बुक से, पार्टली जो है भूल जाते हो, उसे हम पार्शियल ओमिशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे इसी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि आपने क्या किया कि जो क्रेडिट में सेल की उसको आपने सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन सेल्स बुक से जो मोहन के अकाउंट में पोस्ट करना था वो आप भूल गए। तो ये होता है पार्शियल ओमिशन की, एक में तो कर दिया दूसरे में भूल गए। और कंप्लीट ओमिशन की दोनों में ही भूल गए, आपने कहीं पर भी उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। नेक्स्ट आपका आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए आपको पता है जब भी हम अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज करते हैं तो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। हमने प्रिंसिपल्स के बारे में सब पढ़ा भी था, जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशन थे। बिजनेस एंटिटी हो गया, मनी मेजरमेंट, ड्यूअल एस्पेक्ट, या फिर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हो गया, फुल डिस्क्लोजर, मतलब हमने इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आपको पता है जब अकाउंटिंग एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो आप गैप के अकॉर्डिंग ही करते हो। तो ये एरर तब अराइज होता है जब आप इन्हीं प्रिंसिपल्स का वॉयलेशन कर देते हो रिकॉर्डिंग के टाइम, इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज नहीं करते वॉयलेशन के टाइम, इनको ध्यान नहीं रखते या इग्नोर कर देते हो, तब एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज होता है। तो देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है ये हो सकता है आपने इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन कर दिया हो एक्सपेंडिचर का या रिसिप्ट का कैपिटल और रिवेन्यू में, उस वजह से भी ये अराइज हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जो अमाउंट स्पेंड की
ऑन एडिशंस टू द बिल्डिंग शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप अमाउंट स्पेंड करते हो बिल्डिंग की एडिशन में, बिल्डिंग को कुछ बढ़ाने में, तो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और उसे हम फिर क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट में हम उसे डेबिट करते हैं, राइट। तो इंस्टेड, इसकी बजाय अगर आप इस अमाउंट को मेंटेनेंस या रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर देते हो, क्या कर देते हो? इस अमाउंट को आप डेबिट कर देते हो मेंटेनेंस या रिपेयर अकाउंट में, तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट होएगा। तो अभी इस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि आपने प्रिंसिपल्स को वायलेशन किया है कि जो चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में जानी थी वो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भेज दी। इसी तरह अगर मैं एक और चीज देखूँ, तो मान लीजिए आपने कोई मशीनरी क्रेडिट में परचेज की, उसको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर और रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। तो देखिए, अगर आप कोई क्रेडिट में कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो, तो आप उसे परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर के बजाय। और अगर आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया, तो आप उसे कैश बुक में कर रहे हो। तो ये सारी क्या है? ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना, ये सारी एंट्रीज तो। ठीक है, तो ये इसीलिए ये क्या होगा आपका? ये आपका प्रिंसिपल एरर हो कहलाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये एरर जो है, याद रखेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता कभी भी। क्यों? क्योंकि आपकी अमाउंट सही होती है, यहाँ पे सिर्फ आपकी जो है वो गलत होती है, आपकी एंट्री गलत होती है, लेकिन अमाउंट इसमें सही होती है। तो ये एरर जो है ये आपका ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एरर जो है वो इस तरह से कमिट हो जाए कि जो उनका नेट इफेक्ट जो है एरर का डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट के ऊपर नील हो। मतलब दो एरर इस तरह से हो जाए कि अगर हम नेट इफेक्ट देखें तो जो डेबिट और क्रेडिट आए उनका कोई नेट इफेक्ट निकले ही ना, वो नील हो फिर, और वो दोनों फिर भी इक्वल रहे, तो उसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। मतलब इससे ट्रायल बैलेंस के टैली होने पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, कि एरर होता भी है लेकिन ट्रायल बैलेंस में वो हमें नहीं दिखता, वो उसको अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए परचेज बुक जो है वो आपकी 10,000 से ज्यादा चल रही है, ठीक है, तो उससे क्या हो गया? आपकी डेबिट साइड 10,000 जो है परचेज अकाउंट में ज्यादा हो गया। और वही सेल्स रिटर्न बुक का भी डेबिट बैलेंस होता है ना। सेल्स रिटर्न बुक उसी के साथ में अगर देखें तो 10,000 से आपकी कम चल रही है, तो उससे क्या होगा? आपका डेबिट बैलेंस 10,000 से कम हो गया। तो अगर हम इनका नेट इफेक्ट देखें तो देखो, परचेज जो है वो डेबिट को 10,000 से बढ़ा रहा था, वही सेल्स रिटर्न ने डेबिट को 10,000 से कम कर दिया, तो नेट इफेक्ट तो इनका नील हो गया ना, जीरो हो गया इनका नेट इफेक्ट। तो इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस को तो इफेक्ट कर ही नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, की कंपनसेट कर लिया एक ने दूसरे को। तो या फिर मैं बोलूँ सेट ऑफ कर दिया। तो ये थे आपके एरर्स के टाइप, हमने पढ़ लिए कौन कौन से, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, और एरर ऑफ प्रिंसिपल, और कंपनसेटिंग एरर। तो एरर ऑफ कमीशन जो था, जिसमें आप रॉन्ग टोटल कर देते हो या रॉन्ग बैलेंसिंग कर देते हो, मतलब अमाउंट में गड़बड़ कर देते हो, वो आपका। एरर ऑफ ओमिशन दो तरह से, कंप्लीट और पार्शियल, तो उसमें क्या होता है? आप एंट्री करना ही भूल जाते हो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें आप प्रिंसिपल्स का वायलेशन कर देते हो, जो जो अकाउंट डेबिट होना था उसको क्रेडिट कर, जो अकाउंट आपने डालना था उसकी जगह आप कोई और अकाउंट जो है वो एंट्री में ले आते हो। कंपनसेटिंग एरर, जिसमें क्या है, दो ट्रांजेक्शन जो है वो एक दूसरे को नील कर देती है, उनका नेट इफेक्ट नील हो जाता है और सेट ऑफ कर देती है आपस में, तो वो अभी आपके ट्रायल बैलेंस को टैली होने में कोई इफेक्ट नहीं डालता, उससे भी आपकी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है। तो ये थे आपके एरर के क्लासिफिकेशन। चलते हैं अब आगे। अब बात आती है सर्चिंग ऑफ एरर, की एरर को हम फाइंड आउट कैसे करें, लोकेट कैसे करें। अब मान लीजिए अगर ट्रायल बैलेंस आपके टैली नहीं हो रही, इसका मतलब कोई ना कोई एटलीस्ट एक एरर तो है आपके उसमें, तो अब उसको फाइंड आउट करना जरूरी है। तो देखिए, अकाउंटेंट किस किस तरह से उसे फाइंड आउट कर सकता है, क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले वो क्या कर सकता है कि अपनी जो ट्रायल बैलेंस है उसी के डेबिट और क्रेडिट कॉलम को दोबारा से टोटल करके देख ले कि कहीं तूने इसके टोटल में तो गड़बड़ नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कर सकता है, जो अकाउंट हेड है या मैं बोलूँ टाइटल जो है, उनको कंपेयर कर ले, और जो ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट अपीयर हो रही है लेजर से, उसको भी देख ले कहीं कोई अमाउंट में
डिटेक्शन कर ले कि उनमें कोई अमाउंट में डिफरेंस तो नहीं है। मतलब लेजर में अगर 400 लिखा था, कहीं मैंने गलती से 500 तो नहीं लिख दिया, तो वो दोबारा से चेक कर सकता है। या फिर ये भी देख सकता है कहीं मैं कोई एंट्री लिखना तो नहीं भूल गया, वो भी चेक कर ले, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस को कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर से, ताकि आप एडिशंस देख सको या डिलीशंस देख सको कि कौन सा अकाउंट दोबारा नया ऐड हुआ है और कौन सा अकाउंट डिलीट हुआ है, और ये भी चेक कर सको कि कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आप दोबारा से रीडू और चेक कर सकते हो बैलेंसेस जो है, इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंसेस जो है उनकी करेक्टनेस को लेजर में, या आप रीचेक कर सकते हो जो पोस्टिंग के अकाउंट्स, जब आप ओरिजिनल एंट्री से अकाउंट्स की पोस्टिंग कर रहे थे उसको दोबारा से उसकी करेक्टनेस को रीचेक कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हो अगर जो आपका डेबिट और क्रेडिट कॉलम का डिफरेंस जो है ना, अगर वो दो से डिवाइड हो रहा है, कितने दो से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक अमाउंट जो कि इक्वल होगी आपके 1/2 ऑफ द डिफरेंस, उस डिफरेंस के हाफ के इक्वल होगी ना जो अमाउंट, वो आपने किसी रॉन्ग साइड में डाल दी, या फिर मतलब उसी में गड़बड़ की है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रॉन्ग साइड का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जो है वो 1500 रुपये से ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड 1500 रुपये से ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करें, 1500 का आधा कितना, 750, 750 हुआ। तो आप ये देखिए 750 रुपये का एरर आ रहा है, तो ये 750 रुपये की आप अमाउंट दोबारा से चेक कीजिए, स्कैन कीजिए कि कोई एंट्री, कोई 750 की एंट्री कोई छूट तो नहीं गई, या कहीं पर कुछ गलत तो रिकॉर्ड नहीं हो गया, तो आपका उससे क्या होगा, उसको लोकेट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। और जो डिफरेंस है उससे आप जो है ये आपको ओमिशन का भी पता चलता है, मतलब मान लीजिए 750 का डिफरेंस आ रहा है, आपको इससे ये भी पता चल सकता है कि आप कोई एंट्री भूल ही नहीं गए हो सकता है आप भूल ही गए हो उसे रिकॉर्ड करना, तो आप उस चीज को भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब तो छोड़िए आप, अब आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर्स को रेक्टिफाई करना, फाइनली उन्हें पहचानना। तो रेक्टिफिकेशन की बात करें तो आप एरर जो है, रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर दो क्लासिफिकेशन की जाती है। एक तो वो एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करते, और एक वो एरर जो कि क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता ही नहीं, वो दो अकाउंट्स के अंदर होगा हमेशा, और इस तरह से होगा कि आप उसे इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो कोई भी जर्नल एंट्री पास करके, ठीक है। लेकिन अगर कोई एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक ही अकाउंट में हुआ है, और उसके लिए जर्नल एंट्री पास करना पॉसिबल नहीं होता जब तक कि आप सस्पेंस अकाउंट ना ओपन करो। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अगर ट्रायल बैलेंस को कोई एरर अफेक्ट करता है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। कौन सा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब इनको एक वन बाय वन करते हैं। पहले आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एरर्स को रेक्टिफाई करना जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। तो देखिए, तो जो अफेक्ट नहीं करते इसका मतलब वो दो अकाउंट्स में हुए हैं, तो इसको हम टू साइडेड एरर भी कह सकते हैं, और इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत होती है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इस एरर का, ये ध्यान से देखिए कि इस जो टू साइडेड एरर, इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एक तो ये कि आप कंप्लीट ओमिशन हो गया, रिकॉर्ड एंड एंट्री इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि आप बुरी तरह से एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए। या इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपने गलत रिकॉर्डिंग कर दी ट्रांजेक्शन की, या फिर आपने कंप्लीट ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड में रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया हो, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है उसके अंदर देखिए बेसिकली क्या क्या चीजें आती है आपकी। कैंसल द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट बाय रिवर्सिंग इट, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, उस एंट्री को रिवर्स करना होता है, जिससे कि हम उसका जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर सके, ठीक है। फिर हमें दोबारा से उसी इफेक्ट को क्या करना है, रीस्टोर करना है करेक्ट डेबिट और क्रेडिट के लिए, क्या करना है, उसे रीस्टोर करना है। तो रीस्टोर करने के लिए उसके इफेक्ट को हम क्या करते हैं, हमें एनालाइज करना पड़ता है एरर को उसके इफेक्ट के टर्म्स में, अकाउंट्स पे, मतलब अकाउंट्स पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके अंदर हो सकता है कोई भी अकाउंट आपका जो है डेबिट या क्रेडिट उसका कम पड़ गया हो, या फिर डेबिट या क्रेडिट ज्यादा हो,
तो दोनों केस में अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ध्यान से सुनिए। अगर आपके टैली के अंदर डेबिट और क्रेडिट अकाउंट जो है वो उनका टोटल कम आ रहा है, क्या रहा है, कम आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अकाउंट को विद शॉर्ट डेबिट और विद एक्सेस डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अकाउंट को शॉर्ट डेबिट और विद एक्सेस डेबिट, या फिर क्रेडिट करेंगे दे अकाउंट को। अगर सेकंड केस एक्सेस डेबिट और क्रेडिट का केस है तो उस केस में हम क्रेडिट करेंगे, मतलब अगर डेबिट और क्रेडिट कम है तो डेबिट करेंगे, और अगर ज्यादा का केस है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये जो रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसीजर है उसको एक एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा, तो उसको एक एग्जांपल से ही कर लेते हैं। देखिए, क्रेडिट में आपने मोहन को 10,000 में कुछ बेचा और उसको आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कंप्लीट ओमिशन का एरर हो गया। ये इफेक्ट क्या करेगा, मोहन के अकाउंट को। इट्स इफेक्ट इज दैट मोहन अकाउंट हैज नॉट बीन डेबिटेड। तो इसका इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि मोहन का अकाउंट, अब सेल किया है आपने क्रेडिट में तो हम एंट्री क्या करते हैं, मोहन टू सेल करेंगे ना। तो इसका मतलब मोहन का अकाउंट डेबिट करना था वो नहीं हुआ, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था वो नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूजुअल एंट्री जो है क्रेडिट सेल की उसको रेक्टिफाई करेंगे। देखिए, एंट्री होनी क्या चाहिए थी, मोहन टू सेल 10,000, 10,000। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन टू सेल, मतलब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग यूजुअल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल विल रेक्टिफाई द एरर। अब देखो क्या हुआ, हम उसको पूरी तरह से भूल ही गए थे ना रिकॉर्ड करना, तो अब उसे रिकॉर्ड कर देंगे, तो रिकॉर्ड एज इट इज कर देंगे, जो हमने एंट्री करी नहीं थी उसको कर दो, मोहन टू सेल्स 10,000, 10,000। नेक्स्ट केस देखिए, मान लीजिए आपने मोहन को 10,000 में क्रेडिट में सेल किया, उसको आपने 1,000 से नोट कर दिया कैश बुक में, तो ये कौन सा एरर होता है, कमीशन वाला ना, हमने पढ़ा था एरर ऑफ कमीशन। आपने 10,000 के अमाउंट को 1,000 ही मान के रिकॉर्ड कर दिया, तो अब ये क्या है, अब इसकी एंट्री हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो देखो, आपने एंट्री मोहन टू सेल ही करनी थी 10,000 की, ठीक है, लेकिन आपने कितने की कर दी, 1,000 की। इसका मतलब 9,000 से आपने अभी भी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, ये है ना, 9,000 से आपका अकाउंट अभी भी क्या कर चल रहा है, कम चल रहा है। तो अब इसका क्या तरीका है, एक तो ये है कि आपने मोहन टू सेल 1,000 तो कर दिया, जो 9,000 बचा आप उसे अब दोबारा कर दो, मोहन टू सेल 9,000 अकाउंट 9,000, और ये बात खत्म, ये हो गया आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। 1,000 तो पहले कर दिया, 9,000 9,000 से अब कर दो, बात खत्म, आपने इसको रेक्टिफाई कर दिया। तो इसने भी देखो यही कह रखा है कि आपने एंट्री कर दी ये मोहन टू सेल 1,000 1,000, एंट्री करनी चाहिए थी आपको ये मोहन टू सेल 10,000 10,000। तो अब हम क्या करेंगे, जो 9,000 एक्स्ट्रा जो बच्चे हैं उनको करेक्ट कर दो, मोहन टू सेल 9,000 9,000, है ना इजी। जो चीज नहीं करी उसको कर दो, हमें करेक्ट ही तो करनी है चीजें। नेक्स्ट केस देखिए, आपने मोहन को क्रेडिट में 10,000 में बेच दी और उसको 12,000 रिकॉर्ड कर दिया, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। अब पहले तो कम किया था तो हमने डायरेक्ट एंट्री कर दी, अब 10 वाले को 12 कर दिया, अब इसको कैसे करें, ध्यान से सुनो। आपने एंट्री क्या करनी चाहिए, आपने एंट्री क्या कर दी, मोहन टू सेल 12,000 12,000, और जबकि करेक्ट एंट्री अगर करते तो इसमें क्या करनी थी, आपको 10,000 करनी चाहिए थी, 2,000 कर दिया फालतू का। अब हम इसे क्या करेंगे, उल्टा करेंगे 2,000 से, 2,000 ही फालतू है ना। तो अब आप जो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओगे वो क्या बनाओगे, सेल्स को डेबिट करोगे और मोहन को क्रेडिट करोगे, कितने से, 2,000 से, सिर्फ 2,000 से, क्योंकि 10,000 आप ऑलरेडी अब 12,000 कर चुके हो सही, उसमें से 2,000 अब हमें कम करने हैं, तो हम एंट्री करेंगे ये वाली, सेल्स टू मोहन 2,000 2,000, दैट्स इट। नेक्स्ट केस देखिए, आपने मोहन को क्रेडिट में 10,000 में बेच दी, वो सेल्स बुक में करेक्टली रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, लेकिन मोहन के अकाउंट में भेजने की बजाय राम के अकाउंट में भेज दी, तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन है। तो अब इसका इफेक्ट आपको बताना है। तो देखो, आपने क्या एंट्री कर दी, आपने कर दी राम टू सेल्स 10,000 10,000, एंट्री करनी क्या चाहिए थी, मोहन टू सेल 10,000 10,000। तो सेल अकाउंट तो सही है, गड़बड़ कहाँ हुई, राम वाले में और मोहन वाले में। राम वाला गलत डेबिट कर दिया,
जबकि वो डेबिट होना नहीं था। मोहन वाला डेबिट करना था, वो किया नहीं, तो अब क्या कर दो एंट्री, करेक्ट एंट्री। मोहन सही है लेकिन राम को जो गलत कर दिया उसको सही करने के लिए इसको क्रेडिट कर दो। तो करेक्ट एंट्री बन जाएगी मोहन अकाउंट टू राम अकाउंट 10,000 10,000, है ना इजी। आगे देखिए, रेंट आपने 2,000 पे कर किया, वो गलती से आपने जो है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड दिखा दिया कैश बुक में। आपने मतलब लैंडलॉर्ड टू कैश दिखा दिया जबकि आपने रेंट टू कैश करना था, तो अब क्या करें। तो देखिए आपने क्या एंट्री कर दिया, आपने कर दी जी लैंडलॉर्ड टू कैश 2,000, जबकि मेरी एंट्री होनी क्या चाहिए थी, मेरी एंट्री होनी चाहिए थी रेंट टू कैश। इट मीन्स मेरा रेंट तो ठीक है करेक्ट एंट्री वाला, मैंने ये गलत किया है, तो रेंट को तो डेबिट करना था, इसको क्रेडिट कर दो चुप के। तो रेंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 2,000 रुपए हो गए ना, ये इजी है। आगे देखिए, ये तो थी वो एरर, जो उन एरर्स को रेक्टिफाई करना जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे थे। अब आते हैं वो एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और उनको आपने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, उनको करेक्ट करना है। अब अगर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा था, इसका मतलब एक अकाउंट जो है वो आपने कुछ गलत किया है। तो उसके लिए जर्नल, अब जैसे ऊपर वाले में तो हमने डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास की और काम खत्म, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास नहीं हो पाएगी क्योंकि सिर्फ एक ही अकाउंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो अब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये वो एरर होता है जो कि अफेक्ट करता है सिर्फ एक ही अकाउंट को और उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो एक एक्सप्लेनेटरी नोट देके, अकाउंट्स जो अफेक्ट हुआ है और जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करके। सस्पेंस अकाउंट, जर्नल एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड होगी लेकिन किसकी हेल्प से, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके। तो इसके जो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो वो क्या क्या होते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग, error of carrying forward, error of balancing, error of posting to correct account but with wrong amount, या error of posting to the correct account but on the wrong side, posting to the wrong side with the wrong amount, या omitting to show an account in the trial balance। तो ये आपके इसके एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, इसको एग्जांपल से ही समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। हाँ, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक केस वेयर श्याम अकाउंट वाज क्रेडिटेड शॉर्ट बाय 190। आपने श्याम के अकाउंट को क्रेडिट में कम दिखा दिया 190 से। क्या कर दिया आपने, श्याम के अकाउंट को 190 से कम दिखा दिया। तो आप क्या कर दो, उसको आप 190 से दोबारा दिखा दो, श्याम के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 190 से। फिर मान लीजिए आपने परचेज बुक जो है उसको 1,000 से कम दिखा दिया, कम दिखा दिया ना, तो उसको दोबारा से अब ज्यादा दिखा दो डेबिट करके। तो ये तो थी आपकी नॉर्मल, अगर आपने जो है इसके अकाउंट बना दिया और उसको करेक्ट कर दी। बात आती है अब जर्नल एंट्री में, तो उसको कैसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट की बात आती है। देखिए, इवन अगर ट्रायल बैलेंस जो है वो आपकी टैली नहीं होती, किस वजह से, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वन साइडेड एरर की वजह से, तो अकाउंटेंट क्या करता है, अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, अपनी ट्रायल बैलेंस को टैली करेगा, जो भी डिफरेंस आ रहा है ना, चाहे वो डेबिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, चाहे वो शॉर्ट ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देगा। क्योंकि अब अगर टैली नहीं हो रही सब कुछ करने के बाद में, तो अब ये थोड़ी ना फिर उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको चेक के एक अकाउंट ओपन करेगा, सस्पेंस अकाउंट, और उसमें डाल देगा। तो जो प्रोसेस जो है सस्पेंस अकाउंट को ओपन करने की, आप उसको एक एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। देखिए, सेल्स बुक आपको दे रखी है, कस्टमर का नेम दे रखे हैं, और ये यहाँ पर उसने कहा अगर सेल्स जो है दिवाकर एंड सन्स को अगर आप उसको पोस्ट नहीं करते उसके अकाउंट में, तो लेजर जो है ये पोजीशन शो करेगा कि मान लीजिए आपने अशोक ट्रेडर का अकाउंट बना दिया, बिमल सर्विस, चोपड़ा और सेल्स, लेकिन आपने दिवाकर और सन्स का अकाउंट नहीं बनाया। तो अब इस केस में देखो क्या होगा, अगर इस केस में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इन सब बैलेंस के बेस पर, तो वो टैली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो क्रेडिट कॉलम का टोटल होगा वो तो 50,000 आएगा और डेबिट कॉलम का 35,000 आएगा। क्यों, ये देखिए, क्रेडिट में आपने 50,000 डाल दिया, ठीक है,
और वहीं अगर हम बात करें अशोका ट्रेडर्स हो गया, विमल सर्विस हो गया और ये हो गया, इन सब का टोटल कितना बनता है? 20 और 30 और 5 35 हजार, 35 हजार बनता है और इसका बनता है 50 हजार। तो एक साइड तो 4 हजार बन रहा है, एक साइड 35 हजार बन रहा है, तो इक्वल कहाँ हुआ? डिफरेंस आया ना 15 हजार का, 15 हजार का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये टेम्परेरी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को टेम्परेरी हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे और ट्रायल बैलेंस जो है उसको विल बी मेड टू एग्री इन लेजर, कि वो लेजर में एग्री जो है दिखा दी जाएगी। जब आपको एरर का पता लगेगा तो आप उसके लिए क्या करोगे, स्पेसिफिक अकाउंट्स एंड अमाउंट जो भी इन्वॉल्व है आइडेंटिफाइड, अगर आपने पहचान लिया तो जो अमाउंट है आप उसे ट्रांसफर कर दोगे सस्पेंस अकाउंट से उसके रेलेवेंट अकाउंट में, और फिर बाद में उससे सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दोगे। तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो कभी भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ अकाउंट में प्लेस नहीं किया जाता, ये सिर्फ एक टेम्परेरी फिनोमेना होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है, सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है या परमानेंट है? तो इट्स जस्ट अ टेम्परेरी अकाउंट। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात थी कि अगर कोई भी एक साइड एरर आता है तो उसको क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में उठा के डाल देते हैं, अगर आपको वो एरर नहीं मिलता तो। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, फिर तो आप उसकी एंट्री कर दोगे, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे एक बार के लिए। देखिए, जब आप रेक्टिफाई करोगे वन साइडेड एरर को सस्पेंस अकाउंट का यूज करके, तो आपको कुछ एक स्टेप्स लेने होंगे। क्या? सबसे पहले तो आप अकाउंट्स आइडेंटिफाई करोगे जो कि अफेक्ट हुआ है एरर की वजह से। फिर आप अमाउंट देखोगे कितनी ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है कि क्रेडिट कम है, वो सब उसी अफेक्टेड अकाउंट के। अगर एरर जो है उससे एक्सेस डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट in the affected account, credit the account with the account of excess debit और short credit। तो मतलब अगर एरर के अंदर मतलब मान लीजिए बहुत ज्यादा आपका डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है, ठीक है, और क्रेडिट जो है वो आपका कम आ रहा है, तो आप जो अकाउंट है उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे उसी अमाउंट से जो आपके आ रही थी ज्यादा। और अगर मान लीजिए क्रेडिट ज्यादा आ रहा है डेबिट कम आ रहा है, तो आप डेबिट कर दोगे अमाउंट को। तो इससे फिर आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री कंप्लीट करोगे डेबिट और क्रेडिट करके सस्पेंस अकाउंट को, और फिर उससे आप जो है आपका क्लियर हो जाएगा ये वो जो भी एरर है वो। अब आप बोलोगे मैम कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मुझे पता है, कोई बात नहीं, ये जो स्टेप्स है इनको आप एग्जाम्पल से करो, आपको समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, आपने मोहन को क्रेडिट में सेल किया जी 10 हजार का, वो आपने उसके अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया, मोहन के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो ये एरर है पार्शियल ओमिशन का। तो अब इसका क्या करेंगे, देखो आपने एंट्री क्या कर दी, आपने कर दी जी मोहन टू सेल, मोहन में तो नील कर दिया, कुछ भी डाला ही नहीं, सेल्स में 10 हजार डाल दिए। ठीक है, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, मोहन टू सेल होनी चाहिए थी 10 हजार। तो अब इसे रेक्टिफाई करना है, तो अब आप क्या करो, देखो सेल्स में तो हमने 10 हजार डाल दिया, सिर्फ मोहन के अकाउंट में नहीं डाला था ना, तो हम एंट्री क्या बना देंगे, मोहन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सेल्स में तो हमने डाल दिया, तो हमने उसके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, तो मोहन टू सस्पेंस अकाउंट जो है वो आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, क्रेडिट में आपने मोहन को 10 हजार जो है वो उसमें बेची, वो उसके अकाउंट में आपने 7 हजार ही डाले, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन हुआ। तो मोहन का अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया 7 हजार से बजाय कि 10 हजार से, तो उससे क्या आ रहा है, आपका डेबिट 3 हजार से कम है। तो अब इस एंट्री को कैसे करेंगे, देखो एंट्री हमने कर दी मोहन टू सेल 7 हजार 10 हजार, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोहन टू सेल 10 हजार, इसका मतलब मोहन का अकाउंट 3 हजार से कम है, तो वही जो हमने पहले किया था, मोहन के अकाउंट में 3 हजार डेबिट कर दो और बाकी जो नीचे आ जाएगा वो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा आपका। और वहीं अगर ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा के केस में आप क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ पर 17 हजार हो गई, तो इस केस में आप क्या करोगे, 7 हजार ज्यादा है तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, मोहन क्रेडिट हो जाएगा 7 हजार से, है ना वही चीजें। तो ये आप यहाँ से आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अब आता है एरर को रेक्टिफाई करना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई एरर जो है वो एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कमिट हो गया और वो आपने बहुत ट्राई किया, लेकिन आप उसे लोकेट भी नहीं कर पाए और रेक्टिफाई भी नहीं कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, तो उस टाइम पे सस्पेंस अकाउंट को आप क्लोज नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उसके बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो जब एरर जो है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हुआ,
आपने लोकेट किया और रेक्टिफाई किया अगले अकाउंटिंग ईयर में, तो उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है, कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसे डेबिट या क्रेडिट करेंगे, किसकी जगह पर, एक्सपेंस या लॉसेस या इनकम एंड गेन की जगह पर, ताकि हम इनकम स्टेटमेंट का जो इम्पैक्ट जो है उसको अवॉइड कर सके। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने सस्पेंस अकाउंट को अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया है, तो तब आप जहां पर भी आपके एक्सपेंस या लॉसेस या गेन आने होंगे वहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को लेकर चलोगे। दैट्स इट। ठीक है, अब बात आती है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये जस्ट आप एक बार पढ़ सकते हैं, वही चीजें इन्होंने बार 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 रिपीट कर रखी है कि अगर एरर जो है वो आपका मान लीजिए ओरिजिनल एंट्री की बुक में आया है, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी पोस्टिंग सही हुई है। एरर अगर पोस्टिंग स्टेज पर है तो ये मानकर चलिए कि सब्सिडरी बुक जो है वो करेक्टली हुई, डन है। अगर एरर जो आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो आप ये एज्यूम करके चलिए कि जो पोस्टिंग जो थी वो राइट साइड पे हुई है, राइट अमाउंट के साथ हुई है। अगर पोस्टिंग जो आपने करेक्ट अकाउंट के साथ कर दिया लेकिन अमाउंट गलत डाल दी, तो आप ये मान के चलिए कि पोस्टिंग जो है वो करेक्ट साइड पर हुई है। तो जस्ट एक गाइडिंग प्रिंसिपल, आप जस्ट एक बार इनको रीड आउट कर सकते हैं, ये मैं पोज करके आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और ये आगे आपके जो है कुछ एक बस क्वेश्चंस होंगे, ये सारे आप अगर चाहे तो इन्हें कर सकते हैं। मैं थोड़ा धीरे धीरे इनको स्किप कर रही हूँ। अगर आपको करने हो तो आप इन्हें पोज करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो इफ यू वांट। और ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। ये लीजिए, तो चलिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं आपसे आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।